पर्यावरण अध्ययन यूनिट 3 पार्ट 2 नेचुरल रिसोर्सेज। इस पार्ट में हम जल रिसोर्स यानी कि वाटर रिसोर्स के बारे में समझेंगे। वाटर या फिर जल पृथ्वी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है। यह इतना इंपॉर्टेंट संसाधन है कि पृथ्वी का 70% एरिया पानी से ही भरा हुआ है। पानी सभी जीव जंतुओं के लिए इंपॉर्टेंट है और पानी की बहुत सारी खूबी या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं। पानी की एक कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं और किसी भी बड़े से बड़े पेड़ में ऊपर तक जा पाते हैं। तो पृथ्वी का जो जितना भी समस्त जीवन है वो पानी पर ही आश्रित है। पेड़ पौधे अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी को ही यूज करते हैं। यही नहीं, पानी जलीय जीव जंतुओं के लिए जैसे मछलियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। साथ ही साथ धरती पर जो अनेक प्रकार के और विविध प्रकार के जीव दिखते हैं जैसे कि हाथी और इंसान, शेर इत्यादि, सभी जीव जंतुओं में पानी की एक खास उपयोग होता है। वो उपयोग यह है कि पानी से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है और इसीलिए तापमान हर किसी प्राणी का नियंत्रित रहता है। साथ ही साथ पानी से ही अपशिष्ट या वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकल पाते हैं। तो पानी जीव जंतुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। पानी की एक और खास कैरेक्टरिस्टिक है और वो है एनॉमलस एक्सपेंशन बिहेवियर। यह देखा जाता है कि पानी जब भी बर्फ में तब्दील होता है तो बर्फ हल्की होती है और ऊपर की ओर तैरती रहती है। इसको अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि इसी की वजह से ठंडे इलाकों में जलीय जीव जंतु जैसे मछलियां वगैरह सुरक्षित रह पाते हैं। तो ठंडे इलाकों में जो बर्फ जमती है वो सिर्फ ऊपर की ओर जमती है, झील में या नदियों में, और नीचे पानी बहता रहता है। नीचे की जो मछलियां हैं उन पे कोई बुरा असर नहीं होता और वो मछलियां सुरक्षित ठंडे इलाकों में जी पाती हैं। पानी का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि देश की आर्थिक उन्नति पानी पर ही निर्भर करती है। देश में कृषि के लिए एक बहुत बड़ा भाग पानी का यूज किया जाता है। तो कृषि क्षेत्र में पानी का उपयोग खेती के लिए या खाद्य उत्पाद बढ़ाने के लिए किया जाता है और जिससे हमारे देश की आर्थिक उन्नति निश्चित होती है। दूसरा, पानी का उपयोग उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। इंडस्ट्रीज में पानी की मदद से ही नए नए उत्पाद और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो पानी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी धरती पर। अब जो हमारी धरती का पानी है वो मोस्टली सलाइन वाटर यानी कि खारा जल होता है। तो 97% भाग जल का खारा पानी है और इस खारे पानी को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। खारा पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अगर इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस हो सकता है जिससे हमारे जो बॉडी की कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो खत्म या खराब हो जाएंगी। साथ ही साथ खारे जल को लेने से हमारे जो गुर्दे हैं उन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो कहा जाता है कि खारे पानी को तो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो धरती पर जो साफ पानी है यानी कि जिसमें नमक कम है वो सिर्फ 3% है और इसी 3% की सबसे ज्यादा मारामारी है। तो 3% जो फ्रेश वाटर है या जो साफ जल है वो मुख्य रूप से ध्रुवीय बर्फ के रूप में होता है यानी कि आइस कैप्स में होता है। तो साफ जल का 2% भाग आइस कैप में है और मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी 1% है और जो 1% पानी है वो सतही जल यानी कि सरफेस वाटर के रूप में रिवर, लेक, पॉन्ड में होता है और ग्राउंड वाटर के रूप में यानी कि भूमि जल के रूप में भूमि के नीचे की परतों में होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो पानी है ये किस प्रकार से एक तरीके से सर्कुलेट होता है एनवायरमेंट में। पृथ्वी पर पानी जो है वो जल चक्र के रूप में सर्कुलेट करता है। तो जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल में 5 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का मतलब है जो पानी लिक्विड वाटर है जो नदियों, तालाबों और अन्य एरियाज में होता है वो लिक्विड वाटर वेपर्स में, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि वाष्प जो वेपर्स हैं वो बादल में तब्दील हो जाते हैं। इसी को हम कंडेंसेशन या संघनन प्रक्रिया बोलते हैं। तीसरा है वर्षण। वर्षण का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि बादलों में से पानी का निकलना यानी कि बारिश होना। चौथा स्टेप होता है भूमि जल की ओर प्रवाह, यानी कि जो बारिश होती है वो नीचे
जमीन के नीचे मिट्टी के थ्रू नीचे भूमि जल में मिल जाती है। इसी को हम बोलते हैं भूमि जल की ओर प्रवाह। चौथा स्टेप जल चक्र का होता है सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ में जो पानी जमीन में या सॉइल में नहीं जा पाता वो सतह के साथ बहकर नदी, तालाबों, झरनों में चला जाता है। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं इन्हीं के थ्रू वाटर साइकिल गवर्न होती है। अब वाटर साइकिल की मदद से ही जो साफ जल है यानी कि फ्रेश वाटर है वो डिफरेंट एरियाज पे पृथ्वी पर जा पाता है। और इसीलिए कुछ जगह बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण बहुत ज्यादा पानी होता है, साफ पानी, और कुछ जगह जहां वर्षा इतनी नहीं होती वहां पर कम पानी होता है। तो पृथ्वी में जितनी भी वर्षा का अगर हम देखें तो वर्षा भी बिल्कुल इरेगुलर ही होती है, कुछ जगह ज्यादा होती है और कुछ जगह पानी कम आता है बारिश से। पर पूरी की पूरी पृथ्वी पर हम यह देखते हैं कि मेजॉरिटी जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो एग्रीकल्चर में होता है, यानी कि 69% खेती के लिए ही पानी इस्तेमाल किया जाता है। 23% इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग में पानी का इस्तेमाल किया जाता है और 3% पानी म्यूनिसिपल या घर के यूज में इस्तेमाल होता है। तो पानी अगर हम पूरी पृथ्वी पे देखें तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ही साफ पानी अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर इस मैप को अगर हम देखें तो ऐसे पृथ्वी पे बहुत सारे इलाके हैं जो बिल्कुल सूखे में है, जहाँ पे पानी बहुत बहुत कम है। जैसे यहाँ पे इस मैप में लाल कलर से जो दर्शाए गए एरियाज हैं, जैसे अफ्रीका के एरिया, मिडिल ईस्ट के एरिया, कुछ जगह भारत की, चीन की, इन सब जगह पानी की अत्यंत शॉर्टेज है, पानी बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। दूसरे ब्राउन कलर से इंडिकेट हुए हैं इस मैप पे इकोनॉमिक वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज, यहाँ पे पानी है बट सीमित पानी है, बहुत ज्यादा पानी नहीं है। जैसे अफ्रीका के कुछ हिस्से, भारत के हिस्से और ऑस्ट्रेलिया और कुछ और एशियन कंट्रीज में पानी बहुत सीमित है और इसको हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, बहुत लिमिटेड पानी होने की वजह से भी वहां पे हमेशा कमी ही रहती है। तीसरे ऐसे इलाके हैं जो नीले कलर से दर्शाए गए हैं, यानी कि हमारे जो धरती है उसमें कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी की कोई स्कार्सिटी एज सच नहीं है, जैसे अमेरिका, यूरोप। तो ओवरऑल अगर हम धरती में देखें तो बारिश कुछ जगह बहुत ज्यादा है और कुछ जगह बहुत कम है, और इसीलिए पानी पूरी पृथ्वी पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम समझेंगे कि जो फ्रेश वाटर है उससे जुड़ी कितनी समस्याएं हैं। तो जो हमारा फ्रेश वाटर है वो 2 प्रकार का होता है। तो हमारी पृथ्वी पे दो पानी बहुत ज्यादा है, पर मोस्टली जो पानी है 97% पानी खारा है जिसको हम उपयोग नहीं कर सकते। तो अपनी आवश्यकताओं के लिए, जैसे खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हम फ्रेश वाटर पर ही निर्भर करते हैं। अब ये जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है ये 2 प्रकार की होती है, एक है ग्राउंड वाटर यानी कि भूमि जल और दूसरा है सरफेस वाटर यानी कि सतह जल। तो जो पानी भूमि के अंदर नीचे जमीन में पाया जाता है उसको हम भूमि जल कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे भूमि जल के बारे में। तो अगर हम धरती में एक सॉइल लेयर मार्क करें, यानी कि धरती की जो सतह है उसको देखें, तो सतह के नीचे यानी कि मिट्टी के नीचे धरती में बहुत सारी टाइप की चट्टानें या रॉक्स पाई जाती हैं। उनमें से पहली जो चट्टान है इसको हम बोलते हैं पारगम्य चट्टान यानी कि परमिएबल लेयर। इसके नीचे धरती में हमारी दूसरी लेयर होती है जिसको बोला जाता है कम पारगम्य परत यानी कि सेमी परमिएबल लेयर। अगर इससे भी नीचे देखें तो तीसरी लेयर होती है अपारगम्य परत। अपारगम्य परत मतलब इम्परमिएबल लेयर। तो जितना भी पानी बारिश से आता है वो इन परतों के बीच में या रॉक्स के बीच में ही एकत्रित हो जाता है। तो जो पानी धरती की जो चट्टान, पारगम्य चट्टान और कम पारगम्य चट्टान के बीच में इकट्ठा होता है, उस पानी को हम बोलते हैं असंकुचित जल झरना यानी कि अनकन्फाइंड एक्वेफर। तो ये एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। दूसरा, जो पानी सेमी परमिएबल लेयर और इम्परमिएबल लेयर यानी कि कम पारगम्य चट्टान और अपारगम्य चट्टान के बीच में एकत्रित हो जाता है, इसको हम बोलते हैं संकुचित जल झरना। तो हम ग्राउंड वाटर को 2 टाइप से बताते हैं, एक होता है जल झरना संकुचित, क्योंकि संकुचित है, यहां से पानी नीचे जा पाता है। सेमी परमिएबल लेयर से फिर से पानी परकोलेट होकर नीचे वाली परत में चला जाएगा। दूसरा है संकुचित जल झरना, संकुचित मतलब कन्फाइंड, क्योंकि संकुचित जल झरने की जो नीचे वाली परत है वो अपारगम्य या फिर इम्परमिएबल है, तो यहां से पानी नीचे परकोलेट नहीं हो सकता, इसीलिए ये सीमित है या फिर संकुचित है या कन्फाइंड एक्वेफर है।
तो दोनों ही एक्विफर, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड, दोनों ही एक्विफर भूमि जल का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। यहीं से हम भूमि जल को निकालते हैं। अब आजकल समस्या यह है कि जो भी भूमि जल है उसको हम ज्यादा से ज्यादा निकालते हैं, यानी कि ओवर एक्सट्रैक्शन हम करते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्स का। ओवर एक्सट्रैक्शन अगर करेंगे तो इससे काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि पहले जमीन का धंसना, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडेंस ऑफ लैंड। यानी कि ऐसा देखा जाता है कि जहां पर भी जमीन से हम बहुत ज्यादा पानी निकालते हैं वहां पर जमीन अनस्टेबल हो जाती है और मिट्टी या जमीन धंसने लग जाती है। जमीन के धंसने से ऊपर अगर कोई घर होगा तो वो एक साइड की ओर टिल्ट हो जाएगा, या फिर उस घर में दरारें भी आ सकती हैं। अगर कोई रेलवे ट्रैक है तो वो टूट सकता है। तो पूरी की पूरी जियोलॉजी यानी कि मिट्टी या धरती अनस्टेबल हो जाती है ज्यादा से ज्यादा पानी भूमि का निकालने से। तो ओवर एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर का सही नहीं होता। दूसरा, ज्यादा जल अगर हम भूमि से निकालेंगे तो वाटर टेबल या जल स्तर नीचे आ जाएगा। जल स्तर के नीचे आने से यानी कि लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल के होने से उस स्थान पर खेती जो है वो भी नहीं हो पाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा पानी निकालने की वजह से वाटर टेबल नीचे खिसकता है और ऊपर अगर पौधे हैं या कोई पेड़ है उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो जल स्तर का नीचे आना भी ओवर एक्सट्रैक्शन से ही जोड़ा जाता है। तीसरा है भूमि जल प्रदूषण। तो अत्यधिक जब हम पानी निकालते हैं तो ऐसा देखा जाता है, स्पेशली कोस्टल एरियाज में या जो एरियाज समुद्र के किनारे हैं, वहां से अगर हम पानी जमीन का नीचे से निकाल लेंगे, और जमीन का पानी है साफ पानी जिसमें नमक कम होता है, तो अत्यधिक जमीन के पानी निकालने से क्या होगा कि सी वाटर, आसपास जो कोस्टल एरिया का पानी है वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। तो इससे ग्राउंड वाटर भी सलाइन हो जाएगा या नमकीन हो जाएगा, खारा हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है ओवर एक्सट्रैक्शन से जुड़ी हुई। तो ओवर एक्सट्रैक्शन से जमीन का धंसना, जल स्तर का नीचे आना और भूमि जल प्रदूषण तीनों ही होते हैं। अब क्योंकि साफ जल दो प्रकार का है, भूमि जल और सतह जल, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सतह जल यानी कि सरफेस वाटर। तो जो सरफेस वाटर है वो एक सीमित रिसोर्स है और ये नदी, तालाब, झरनों आदि में पाया जाता है। तो दुनिया भर में जो हमारा ये सीमित फ्रेश वाटर रिसोर्स है ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे ये ज्यादा है। नीले कलर से इस मैप में जो जगह दिखाई गई है जैसे अमेरिका, यूरोप, वहां पर पानी काफी है। परंतु ऐसे भी धरती के हिस्से हैं जहां पर पानी की शॉर्टेज है, जैसे कि अफ्रीका के भाग, भारत के एरियाज, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अब पानी की कमी होने के कारण पानी हमेशा से ही एक जल विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आइए देखते हैं जल विवाद क्या है और ये क्यों होते हैं। पानी एक सीमित रिसोर्स है और इसीलिए साफ पानी, स्पेशली फ्रेश वाटर जो होता है, वो विवाद का मुद्दा हमेशा देखा जाता है। तो मध्य पूर्व इलाके यानी कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वहां पे भी पानी के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं। मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत सारे देश आते हैं जैसे कि लिबिया, इजिप्ट, सूडान, इराक, सीरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया। इन सभी देशों में पानी की बहुत कमी है। अब इन सभी देशों में तीन मुख्य नदियां हैं। पहली है नील नदी, नाइल रिवर, दूसरा टिग्रिस रिवर और तीसरी है यूफ्रेट्स। ये तीनों ही नदी विवाद का मुद्दा है। अब अगर हम मिडिल ईस्ट एरिया को देखें तो इसमें तीन देश हमारे अफ्रीका में देखे जाते हैं, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट। नील नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है इथोपिया से, फिर सूडान में बहती है और बहते बहते फिर इजिप्ट में चली जाती है। अब इस नदी पे विवाद इस बात को लेकर है कि इथोपिया जो है यह नील नदी पे अपना हक जमाना चाहता है। तो इथोपिया से ये नदी शुरू होती है, तो इथोपिया कंट्री इस पे अपना हक दिखा रही है और यहाँ पर कई सारे बांध बनाने की परियोजना है। अगर इथोपिया में बांध बनता है तो पानी का जो फ्लो है सूडान में और इजिप्ट में वो कम हो जाएगा और इजिप्ट में तो सूखे आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसमें पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान है। अगर इथोपिया में कोई बांध बनेगा या वहां पे कुछ अवरोध होगा पानी में, तो जो नील नदी है उसका पानी कम हो जाएगा और पानी के कम होने से या सूखने से इजिप्ट पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इजिप्ट एक सूखा देश है और वहां पर रेगिस्तान है ज्यादातर। तो अगर पानी की कमी होती है तो
डेफिनेटली आने वाले सालों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मिस्र देश को या इजिप्ट को, और इसीलिए नील नदी इथोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में एक विवाद का मुद्दा है। मिडिल ईस्ट एरिया में दो और नदियां हैं, एक है टिग्रिस नदी और दूसरी है यूफ्रेट्स नदी। टिग्रिस नदी टर्की से शुरू होकर इराक की ओर बहती है और जो यूफ्रेट्स नदी है वो टर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है। तो अगर हम देखें, टिग्रिस नदी सीधे टर्की, इराक से होते हुए पर्शियन गल्फ में मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर यूफ्रेट्स नदी टर्की, सीरिया और इराक से होते हुए फिर पर्शियन गल्फ में मिल जाती है। तो ये जो दो नदियां हैं, ये एक विवाद का मुद्दा इसलिए है क्योंकि दोनों ही नदियां टर्की से ओरिजिनेट होती है, यानी बहती हैं। तो टर्की इन दो नदियों पर अपना हक दिखा रहा है। तो टर्की की परियोजना है कि इन दो नदियों में बांध बनाए जाएं। अगर बांध बनेंगे तो सीरिया और इराक में पानी की कमी आएगी। टर्की का एक और प्लान है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही नदियां टर्की से निकलती हैं, इसलिए टर्की का प्लान यह है कि वो पानी को बेचकर मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, उनको पास ऑन करना चाहता है। यानी कि आने वाले देशों में यह भी हो सकता है कि सुपर पावर बनने के चक्कर में टर्की इन दो नदियों का पानी आसपास के इलाकों में बेच दे। नो डाउट इससे बहुत प्रॉफिट होगा टर्की को और बहुत मुनाफे होने के साथ साथ यह विश्व में एक सुपर पावर की तरह से उभर पाएगा। परंतु सीरिया और इराक में इन दो नदियों का पानी कम हो जाएगा। इसी का विरोध अब सीरिया और इराक दिखा रहे हैं। इसलिए मिडिल ईस्ट कंट्री में नाइल रिवर, टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स नदी, तीनों ही नदी विवाद का मुद्दा बने हुए हैं। केस अध्ययन नंबर 2, पंजाब और हरियाणा जल विवाद, वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। इसको जानने से पहले हमें इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में पता होना चाहिए। तो 1960 में इंडस वाटर का पानी पाकिस्तान और भारत के बीच में डिवाइड किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत। तो ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच साइन हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 3 नदी, सिंधु नदी, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को मिला। यानी कि भारत इन 3 नदियों में, सिंधु, झेलम और चेनाब में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता जिससे पाकिस्तान को पानी ना मिल पाए। वहीं दूसरी ओर रवि, ब्यास और सतलज नदियों का पानी भारत को मिला। मतलब भारत अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इन 3 नदियों का प्रयोग कर सकता था। सिंधु नदी ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। उस टाइम पर जो भारत का नक्शा था वो इस प्रकार से था और भारत में पंजाब क्षेत्र डिवाइडेड नहीं था, यानी कि उस टाइम पे कोई हरियाणा नहीं था। उस टाइम पर रवि, ब्यास और सतलज तीनों ही नदियां अनडिवाइडेड पंजाब से होकर गुजरती थी। सिंधु नदी का जो पानी रवि, ब्यास और सतलज में है वो लगभग 15.85 मिलियन एकड़ फीट के लगभग है। तो मिलियन एकड़ फीट एक यूनिट होती है पानी के वॉल्यूम को नापने के लिए। तो रवि, ब्यास और सतलज का जो पानी था वो अनडिवाइडेड पंजाब में था 7.2 MAF, और इसका कुछ पानी राजस्थान को भी दिया जाता था लगभग 8 MAF, और रवि, ब्यास, सतलज का कुछ पानी का हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी है लगभग 0.65 MAF। पर 1966 में, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के 6 साल के बाद अनडिवाइडेड पंजाब का विभाजन हुआ। अनडिवाइडेड पंजाब में से 3 राज्य बनाए गए, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा बनाया गया हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद हुई लड़ाई पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब था वो एक ऐसा स्टेट था जिसमें अभी भी रवि, ब्यास और सतलज नाम की नदियां होकर गुजर रही थी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर सिर्फ यमुना नदी थी। ओनली यमुना वॉज फ्लोइंग थ्रू इट। तो पानी की जो रिक्वायरमेंट थी हरियाणा में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये क्षेत्र, ये जो राज्य है हरियाणा, ये हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। पर पानी की जो था वो तो सिर्फ यमुना नदी का था हरियाणा के पास। तो इसीलिए पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर एक विवाद शुरू हुआ। रवि, ब्यास और सतलज का जो पानी था 15.85 मिलियन एकड़ फीट, वो अनडिवाइडेड पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के पास था पहले। परंतु 1976 में
जब बार बार हरियाणा ने पानी की डिमांड करी और हरित क्रांति में होने की वजह से वहां पर खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ी, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि अनडिवाइडेड पंजाब का पानी जो 7.2 MAF है, इसको बांटा जाएगा हरियाणा के साथ। तो शेयरिंग ऑफ वाटर डिक्लेयर किया गया कि 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को मिलेगा, 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को मिलेगा और कुछ भाग 0.2 MAF पानी दिल्ली को दिया जाएगा। यानी कि अब तय था कि रवि, ब्यास और सतलज का जो पानी पहले मुख्य रूप से पंजाब के पास था, वो अब हरियाणा और पंजाब में डिवाइड होगा, साथ ही साथ दिल्ली को भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद बहुत ज्यादा विवाद शुरू हुआ पंजाब और हरियाणा के बीच में। अब जो पानी था, इसको कैसे डिवाइड करें, इसको लेकर एक केनाल की परियोजना थी। तो जो सतलज नदी का पानी था, उसको डाइवर्ट करने की बात हुई। तो सतलज नदी होकर गुजरती है पंजाब से, वहीं अगर हम देखें दूसरी यमुना नदी होकर गुजरती है हरियाणा से। तो सतलज और यमुना को जोड़ने के लिए, यानी कि सतलज का पानी यमुना में डाइवर्ट हो पाए, उसके लिए एक केनाल की बात रखी गई। ये जो केनाल है, इसका नाम है सतलज यमुना लिंक केनाल। लगभग 122 किलोमीटर इसका भाग पंजाब से होकर गुजरना था और 92 किलोमीटर इस केनाल का हिस्सा हरियाणा में डिक्लेयर किया गया। अब सतलज यमुना लिंक केनाल की स्थापना भी हो चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 को सतलज यमुना लिंक केनाल की फाउंडेशन रखी, परंतु उस टाइम पर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हुआ। पंजाब के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इस परियोजना के खिलाफ अपनी अनुमति नहीं जाहिर करी। फिर 1985 में राजीव गांधी ने पंजाब अकॉर्ड साइन किया था अकाली दल के साथ। तो अकाली दल ही था जो सबसे ज्यादा इस परियोजना का, सतलज यमुना लिंक केनाल परियोजना का विरोध कर रहा था। तो अकाली दल के जो लीडर थे, उनका नाम है हरचंद सिंह। तो अकाली दल के नेता हरचंद सिंह और राजीव गांधी के बीच में एक पंजाब अकॉर्ड नाम का समझौता हुआ। इसमें दोनों ने सहमति दिखाई कि एक ट्रिब्यूनल बनाने की शुरुआत होगी। ट्रिब्यूनल एक जुडिशरी बॉडी होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। और इस केस में ये डिसाइड किया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा अपना निर्णय खुद नहीं ले पा रहे थे पानी के ऊपर, तो दोनों ही राज्यों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम इसमें ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन करेंगे, ट्रिब्यूनल बनाएंगे। तो इराडी ट्रिब्यूनल बनाया गया 1986 में इस जल विवाद को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच। तो पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद सतलज यमुना लिंक को लेकर हमेशा ही रहा है। पंजाब का कहना यह है कि पंजाब के कुछ राज्य 2029 तक सूखे हो सकते हैं। उस केस में पानी कैसे हरियाणा के साथ शेयर कर पाएगा राज्य। दूसरा, राज्य पंजाब ने ऑलरेडी अपने जो ग्राउंड वाटर है उसको बुरी तरह यूज कर लिया है। तो अपनी खेती के लिए उस पंजाब राज्य के पास भी सिर्फ रवि, ब्यास और सतलज का ही पानी बचा हुआ है। ऐसे में अपनी खेती की जरूरतों को देखते हुए पंजाब राज्य हरियाणा के साथ कोई भी पानी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, पंजाब का मानना यह भी है कि वह ऑलरेडी पानी को राजस्थान के साथ शेयर कर रहा है इंदिरा गांधी लिंक केनाल के द्वारा, और इसीलिए पंजाब हरियाणा के साथ अपनी शेयरिंग के लिए सहमति नहीं दिखा रहा। चौथा पॉइंट यह भी है कि जो पंजाब के किसान हैं वो निरंतर सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी खेती बुरी तरह प्रभावित है कम पानी की वजह से। तो क्योंकि पंजाब राज्य में खुद ही कम पानी है, इसलिए पंजाब सरकार नहीं चाहती कि और पानी हरियाणा के साथ शेयर हो। तो स्थिति यह है कि जो पंजाब के एरिया में सतलज नदी बहती है और दूसरी ओर यमुना नदी है, इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए परियोजना तो बनाई सतलज यमुना लिंक केनाल परियोजना, परंतु यह अभी अधूरी परियोजना है, इसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। तो जो पंजाब एरिया में 122 किलोमीटर लंबी ये जो केनाल है, ये अभी तक नहीं बन पाई। वहीं दूसरी ओर हरियाणा ने अपनी 92 किलोमीटर जो चौड़ी केनाल है वो बनाकर तैयार कर दी है। तो आने वाले सालों में यह विवाद और भी बढ़ सकता है क्योंकि पानी की पूरे विश्व में ही कमी हो रही है। ऐसे में कोई भी अपना साफ पानी दूसरे राज्य को देने से कभी भी एग्री नहीं करेगा। केस स्टडी नंबर 3, कावेरी जल कॉन्फ्लिक्ट। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद।
कावेरी वाटर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और यह नदी एक साउथ इंडियन दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत में जितना भी पानी होता है वो बारिश के थ्रू ही आता है। तो यानी कि यह नदी बारिश पर ही निर्भर करती है। तो ये जो नदी है ये शुरू होती है कर्नाटका से और बहते हुए तमिलनाडु और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस नदी की कावेरी नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज या कुछ छोटी छोटी नदियां केरल और पौंडीचेरी से भी होकर गुजरती हैं। तो ये जो कावेरी जल विवाद है ये लगभग 100 साल पुराना है। 100 साल पहले हमारे देश में ब्रिटिशर्स राज किया करते थे। ब्रिटिशर्स के राज्य के टाइम साउथ इंडिया यानी कि जो दक्षिण भारत जहां से अभी कावेरी नदी होकर गुजरती है उस समय दो एरियाज में मार्क था। तो ये जो कावेरी नदी थी इसका कुछ हिस्सा मैसूर में और कुछ हिस्सा मद्रास में था। तो जो नदी कावेरी है वो ओरिजिनेट तो मैसूर से करती थी और बहते हुए मद्रास प्रेसिडेंसी में चली जाती थी। उस यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के टाइम पर मद्रास प्रेसिडेंसी एक ऐसा इलाका था जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंदर ही कंट्रोल्ड था। यानी कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने कंट्रोल में रखते थे। वहीं दूसरी ओर जो मैसूर का इलाका था वो राजा के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अब उस जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी क्योंकि ब्रिटिश के अंडर था तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर और खेती को डेवलप किया। एग्रीकल्चर और खेती को डेवलप करने के बाद स्थिति यह हुई कि वहां पर पानी की जरूरत बहुत बढ़ गई और निरंतर मद्रास और मैसूर के बीच कावेरी पानी को लेकर विवाद होता रहा। अब इस स्थिति में ट्रीटी ऑफ 1924 साइन करी गई। ट्रीटी ऑफ 1924 के अंतर्गत ब्रिटिशर ने एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत मद्रास को 75% पानी प्रदान किया गया और मैसूर को 25%। ज्यादा पानी मद्रास को इसलिए दिया गया क्योंकि मद्रास की खेती की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी 1924 के टाइम पर। वहीं मैसूर की खेती की रिक्वायरमेंट कम थी। दूसरा, इस ट्रीटी के अंतर्गत काफी सारे डैम्स बनाने को अप्रूवल दे दिया। तो बहुत सारे डैम्स बनाए गए जैसे अभी मैसूर में बनाया गया था कृष्णाराज सागर डैम और मद्रास में बनाया गया था मेटूर डैम। यह भी नियंत्रित किया गया कि ट्रीटी ऑफ 1924 वैलिड रहेगी नेक्स्ट 50 इयर्स तक। यानी कि ये ट्रीटी के जो प्रावधान है वो आने वाले 50 सालों तक लागू रहेंगे, यानी कि 1974 तक लागू रहेंगे। इसके बाद ब्रिटिश रूल से भारत को आजादी मिली, भारत को फ्रीडम मिला। अब इसके बाद जो समझौता 1924 का था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहले तो मैसूर और मद्रास होते थे भारत में, परंतु अब इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे नए राज्य बने। सभी राज्य वो थे जहां से कावेरी नदी गुजरती थी, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ट्रीटी ऑफ 1924 को थोड़ा सा मॉडिफाई या अमेंड किया गया ताकि नए जो राज्य बने हैं उनकी जरूरतें पानी की पूरी हो पाए। तो अब 1924 की ट्रीटी को मॉडिफाई किया गया इंडिपेंडेंस के बाद और तमिलनाडु पौंडीचेरी को दोनों को मिलाकर 75% कावेरी का जल दिया गया। कर्नाटका को मिला 23% पानी और केरल को 2% पानी। अब 1924 की ये जो ट्रीटी थी ये 50 साल तक की थी। सो दिस ट्रीटी ऑफ 1924 केम टू एन एंड इन 1974। 50 साल पूर्व होने के बाद ये ट्रीटी खत्म हुई और जब यह ट्रीटी खत्म हुई तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर विवाद और बढ़ गया। So when Treaty of 1924 was no longer valid, Karnataka and Tamil Nadu started contesting for more Kaveri water resource. वो इसलिए तो ये जल विवाद इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु की डिमांड यह थी कि जो पहले ट्रीटी चली आ रही थी 1924 की, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु को 75% पानी मिलता था, वो चाहते थे कि लागू रहे। So Tamil Nadu wanted to implement provisions of previous treaty in which Tamil Nadu was getting 75% of water share. तो पहली ट्रीटी के अनुसार 75% पानी मिलता था, तो तमिलनाडु को ये 75% कावेरी का पानी आगे भी चाहिए था। वो इसलिए चाहिए था क्योंकि तमिलनाडु में पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है और वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नाटका का मानना यह था क्योंकि अब ट्रीटी ऑफ 1924 तो खत्म हो चुकी, तो
कर्नाटका चाहता था कि पानी कावेरी नदी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि 50:50 डिस्ट्रीब्यूट हो। 50 कर्नाटका को मिले और 50 तमिलनाडु को मिले। ऐसा ना हो कि कर्नाटका को 23% या बहुत कम पानी दिया जाए। दूसरा यह भी कि कर्नाटका ही वो राज्य है जहां से कावेरी नदी शुरू होती है, और ज्यादातर देखते हैं कि जहां से नदी शुरू होती है वही राज्य अपना ज्यादा हक दिखाता है। तो इस केस में कर्नाटका से नदी कावेरी होकर शुरू हो रही है, इसलिए कावेरी पर कर्नाटका अपना हक दिखा रहा था और कर्नाटका चाहता था कि उसे कावेरी का पानी ज्यादा से ज्यादा मिले। अब इस केस में ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन बनाया गया। तो ट्रिब्यूनल्स एक सेमी जुडिशरी बॉडी होती है जो बनाई जाती है अगर स्टेट अपने विवाद खुद ना सुलझा पाए पानी के ऊपर। तो हमारे संविधान में एक कानून है जिसका नाम है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट 1956। इसके अंतर्गत स्टेट्स को ये अनुमति है कि अगर वो अपने जल विवाद को खुद नहीं सुलझा पाते तो वो ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन हुआ 1990 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफी सारे जजेस थे। उन जजेस ने ये सोचा कि अभी जो पानी के ऊपर अंतिम फैसला है उसमें तो आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जजेस को बहुत सारी चीजों को अपने ध्यान में रखना पड़ता है कि हर स्टेट के पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, हर स्टेट में कितना नदी है और कितना भूमि जल है, तो इसको लेकर ही निर्णय आता। तो थोड़े टाइम के लिए एक इंटरम जजमेंट दिया गया या शॉर्ट टर्म जजमेंट दिया गया जिसमें ये कहा गया कि कर्नाटका को हर साल लगभग 205 टीएमसीएफ पानी तमिलनाडु को पहुंचाना पड़ेगा। यानी कि कावेरी नदी का 205 टीएमसीएफ पानी तमिलनाडु को हर साल मिलना ही मिलना चाहिए। टीएमसीएफ एक यूनिट है जो हम वॉल्यूम ऑफ पानी को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टीएमसीएफ का मतलब है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। तो हर साल कर्नाटका को 205 टीएमसीएफ पानी तमिलनाडु को देना था, परंतु काफी टाइम हमने ये देखा कि 1995 जैसे एक साल था जब कर्नाटका में बारिश बहुत कम हुई, और हमें पता है कि ये जो नदी है कावेरी ये पानी पर ही निर्भर करती है, बारिश पर ही निर्भर करती है। तो जिस समय पानी की कमी थी या रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, तो कर्नाटका ने सिर्फ ये जो 205 टीएमसीएफ था पानी ये भी देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे केस में तमिलनाडु को बिल्कुल भी पानी नहीं मिला, यानी कि बारिश की कमी में पानी तमिलनाडु को नहीं मिल पाया, और इसके कारण जो लोग थे वो बहुत आक्रोशित हो गए और बहुत सारे लोगों ने बसेस जलाई, वॉयलेंट प्रोटेस्ट करे। तो पानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है कि अगर पानी नहीं होगा, अगर ये संसाधन नहीं होगा तो लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मतलब लड़ने के लिए भी और मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो जो हमारा साफ जल स्रोत है या जो हमारा साफ फ्रेश वाटर रिसोर्स पानी का है, इसको हमें बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। जो भी पानी हमारे पास है उसे हमें बिल्कुल एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है हर किसी जीव की। अगर ये नहीं होगा तो जीवन ही पॉसिबल नहीं है। अब इस केस में हम देखते हैं कि जो फाइनल निर्णय हुआ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग वो 2007 में आया। 2007 में ये डिक्लेयर किया गया कि जो कर्नाटका है उसको 37% पानी दिया जाएगा, तमिलनाडु को 58% कावेरी का पानी दिया जाएगा, पौंडीचेरी को 4% और केरला को 1% पानी मिलेगा। तो अगर टीएमसीएफ में देखें तो 270 टीएमसीएफ कर्नाटका को मिला, तमिलनाडु को 419 टीएमसीएफ, पौंडीचेरी को 30 टीएमसीएफ और केरला को 7 टीएमसीएफ। परंतु ये जो निर्णय था जो 2007 में आया था, इसको किसी भी राज्य ने स्वीकार नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि कर्नाटका की मांग थी 50% पानी की, परंतु उनको मिल रहा था यहाँ पर 37%। तमिलनाडु की मांग थी 75% पानी की, बट यहाँ पर उन्हें से 58% पानी मिला। तो इसके बाद कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अपना जो जजमेंट है वो रिकंसीडर किया थोड़ा सा, और 2018 में एक फाइनल जजमेंट दिया। तो फाइनल जजमेंट के अकॉर्डिंग कावेरी का जो पानी था वो कर्नाटका को थोड़ा बढ़ा दिया, पहले 37% था अब 39% दिया गया। तमिलनाडु को 56% दिया गया, पहले तमिलनाडु को 58% देने की बात थी। पौंडीचेरी का पानी उतना ही रहा जितना पहले घोषित किया गया था। अब इस केस में हम देखते हैं कि जो कर्नाटका है उसको अभी भी जो पानी है वो 50% नहीं मिला, भले ही नदी जो है कर्नाटका से ही शुरू होती है।
सिमिलरली जो तमिलनाडु है उसका भी जो पानी है वो 56% है, पर तमिलनाडु चाहता था कि 1924 की ट्रीटी के अकॉर्डिंग जिसमें 75% पानी मिलता था, वही 75% अब भी मिलता रहे। तो अभी भी जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो उतना नहीं है जो स्टेट्स चाहते थे, परंतु अब ये जो है ट्रिब्यूनल का जजमेंट है और इसको स्वीकार करना जरूरी है। अब कावेरी नदी के मुद्दे में अभी तक कोई इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए पिछले कुछ सालों से, क्योंकि पिछले कुछ साल यानी कि 2018 का साल हो या कुछ और साल हो, 2022 का साल हो, तो इसमें बारिश बहुत हुई, इतनी हुई कि केरला और साउथ इंडिया में ज्यादातर एरिया फ्लडेड थे, बाढ़ की स्थिति में थे। परंतु आने वाले जो ईयर्स हैं उनमें हम देख सकते हैं कि अगर बारिश की कमी हुई तो कावेरी फिर से एक विवाद का मुद्दा बन सकता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम गौर करें कि क्या सॉल्यूशंस है कि कावेरी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा ना बने। कावेरी एक नदी, बहती हुई नदी है जिस पर लड़ाई ना हो। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि तमिलनाडु को ऐसे क्रॉप्स लगाने चाहिए जिनमें पानी की खपत कम हो। अभी ज्यादातर इलाकों में तमिलनाडु में ऐसे क्रॉप्स लगाए जाते हैं जहां पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे क्रॉप्स जैसे कि पैडी, राइस, इनमें पानी की बहुत खपत होती है। तो एक क्रॉपिंग पैटर्न को शिफ्ट करने की जरूरत है। तमिलनाडु को चाहिए कि लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप यानी कि कम पानी की खपत वाले जो पौधे हैं या क्रॉप्स हैं उनको वो लगाए। दूसरा, हमें यह भी चाहिए कि बेटर रेन वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम हो। हम अनुमान लगा पाए कि साउथ इंडिया में कितनी बारिश होने वाली है। अगर ये अनुमान बिल्कुल सही होगा तो हम पहले से पहले तैयार रहेंगे कि उस पानी को या कम पानी को कैसे स्टेट्स के बीच में हम बांट पाए। तीसरा, एक बेटर लीगल सिस्टम होने की भी जरूरत है जिससे आने वाले सालों में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ना हो। तो अब तक हमने देखा कि जो सतह वाला पानी है या सरफेस वाटर है, इस पे वाटर इश्यूज या वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये पानी सीमित है और इसी के यही रीजन है कि सीमित पानी है और पानी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, इसलिए इस पर लड़ाई होती रहती है। जैसे हमने देखा पंजाब हरियाणा का कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा कावेरी नदी का मुद्दा। अब हम यह तो जान गए कि वाटर एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है। अब हम दूसरे पढ़ेंगे सूखा। तो कई जगह पानी के सूखे की वजह से भी दिक्कत है। तो क्योंकि जल जो है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पूरे विश्व में, इसलिए कुछ ऐसे भी स्थान है जहां पर सूखा है, यानी कि बहुत टाइम से कोई बारिश नहीं हुई और पानी बहुत बहुत कम है। तो ड्रॉट को या सूखे को हम एक ऐसी कंडीशन बोलते हैं जिसमें प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक सूखा रहे। So drought is a prolonged dry period in natural climate cycles which occur anywhere in the world. तो जो सूखे की स्थिति है ये विश्व के किसी भी स्थान पे हो सकती है और बड़े लंबे टाइम तक अगर बारिश ना हो तो उस स्थिति को हम सूखा बोलते हैं। It is a slow onset disaster characterized by lack of precipitation resulting in water shortage. ये एक धीरे धीरे बढ़ता आपदा है और इसमें बारिश की तो कमी है ही, साथ ही साथ पानी की कमी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी इवेपोरेट होके या सूखे की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। अब ड्रॉट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो सूखा हो सकता है इसलिए हो रहा हो क्योंकि वहां पर किसी स्थान पर बारिश कम हो। दूसरा, कई बार हम जब गलत तरीके के पौधे लगाते हैं, ऐसे पौधे जब हम लगाते हैं जो वाटर इंटेंसिव हो यानी कि ज्यादा पानी की खपत करें, तो उस स्थिति में भी सूखा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, किसी एरिया में सूखे की स्थिति को ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हो सकता है वो स्थान ऐसा हो जहां पर बारिश बहुत कम होती हो। चौथा कारण सूखे का डिफॉरेस्टेशन से भी लिंक्ड है। केस अध्ययन, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में सूखा, ड्राउट इन मराठवाड़ा महाराष्ट्र। तो भारत के दक्षिण एरिया में एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वैसे तो बहुत सारे राज्य हैं जैसे खानदेश, विदर्भा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोंकण, परंतु सबसे ज्यादा पानी की कमी मराठवाड़ा एरिया में देखी जाती है। अब मराठवाड़ा एक ऐसा एरिया है कि ये पिछले 10 सालों से पानी की कमी को झेल रहा है और मराठवाड़ा में इतनी कमी है कि भारत सरकार को एक ट्रेन लागू करनी पड़ी जिसका नाम है जल दूत। तो ये ट्रेन इन मराठवाड़ा के एरिया में पानी पहुंचाती है। तो ये एक जल ट्रेन है जो पहली बार भारत सरकार को लॉन्च करनी पड़ी।
तो ऐसा क्या है कि मराठवाड़ा रीजन निरंतर 10 सालों से ड्राउट यानी कि सूखे की स्थिति से होकर गुजर रहा है? तो इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी चाहिए। तो मराठवाड़ा की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो महाराष्ट्र के इंटीरियर में है। महाराष्ट्र राज्य में कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे कोंकण, गोवा। यहाँ पर मॉनसून सीधे वेस्टर्न घाट के पार्ट्स में आकर बहुत बारिश करते हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर मराठवाड़ा इंटीरियर में है महाराष्ट्र के, और यहां तक आते आते बादलों का जो पानी है वो कम हो जाता है और बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। निरंतर पिछले 10 सालों से मराठवाड़ा रीजन में -40% पानी कम होता देखा जा रहा है। दूसरा कारण सूखे का मराठवाड़ा में यह भी है कि मराठवाड़ा में कोई एक बड़ी नदी नहीं होकर गुजरती, तो पानी का अभाव वैसे भी बढ़ जाता है अगर कोई नदी इस क्षेत्र से ना होकर गुजरे। तीसरा कारण मराठवाड़ा में सूखे का है प्लांटेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो मराठवाड़ा में बहुत सालों से शुगर केन की खेती करी जाती है। तो महाराष्ट्र का अगर देखें 40% एरिया में शुगर केन ही लगता है। तो उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरा स्टेट है जहां पर शुगर केन या गन्ने की बहुत खेती होती है वो महाराष्ट्र ही है। अब गन्ने की खेती में बहुत पानी की खपत होती है, लगभग 2000 पानी लीटर्स में चाहिए होता है गन्ने की खेती के लिए, और इसीलिए महाराष्ट्र में हमेशा से पानी की ज्यादा डिमांड देखी जाती है। महाराष्ट्र में 72% जो इरिगेशन पानी है वो, और साथ ही साथ कुएं का पानी सीधे खेतों में पहुंचाया जाता है गन्ने की खेती करने के लिए। तो गन्ने की खेती के बजाय कुछ और खेती करनी चाहिए जो पानी की खपत कम करे। तो अभी तो यही स्थिति है कि महाराष्ट्र में गन्ने की खेती की वजह से बहुत पानी की डिमांड हमेशा रहती है, और मराठवाड़ा रीजन में भी इस सूखे का कारण इसी से ही जोड़ा जाता है। तो इन कारणों की वजह से हम देखते हैं कि सूखा होने से काफी सारी जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है वो भी सामने आते हैं। सूखा जहां पे भी होगा वहां पे समाज पे तथा आर्थिक स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अब सूखे में कोई खेती नहीं होने के कारण फार्मर्स के ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाते हैं। खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप कुछ भी वो उगा नहीं पाते। साथ ही साथ इससे जो किसान है उसमें बहुत ज्यादा सुसाइड देखने को मिल रहा है, उनमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफी सारे लोग शहर छोड़कर माइग्रेट करके दूसरे एरियाज में बसते जा रहे हैं, तो उन्हें खेती में इतना नुकसान हुआ कि वो शहर छोड़ने पर भी अब मजबूर हो रहे हैं। तो सूखे के सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत होते हैं। किसी भी समाज में जहां पर भी सूखा होगा वहां पर जो किसान है उसकी स्थिति सही नहीं होगी। अब ऐसे में महाराष्ट्र में देखा जाता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर जोर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए सॉल्यूशंस के तौर पर। तो पहला, इस सूखे की समस्या से निपटने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम्स शुरू होनी चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो कम्युनिटी या समुदाय या कुछ लोग आपस में मिलकर शुरू करें, और कुछ जगह, कोई भी जगह जहां पर सूखा हो वहां पर कुछ पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। पेड़ पौधों के ज्यादा होने से जो बारिश की प्रक्रिया है उस पर सीधा असर पड़ता है और बारिश ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर जितना भी पानी हो वो रीयूज किया जाए। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए जिससे जो पानी हम वहां पे वॉशरूम्स या किचन में यूज होता है वो ज्यादा से ज्यादा फिर दोबारा यूज हो, रीयूज की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा, सूखे वाले इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के भी मैकेनिज्म होने चाहिए कि जो भी पानी बारिश से आए, चाहे वो थोड़ा ही हो, पर वो एकत्रित होकर रखा जा सके, ताकि जब पानी की बिल्कुल कमी हो उस पानी को, जो एकत्रित हुआ पानी है उसको यूज कर लिया जाए। साथ ही साथ काफी जगह देखा जाता है कि पशुओं की चराई यानी कि ग्रेजिंग की वजह से घास खत्म हो जाती है, और घास के खत्म होने से उसका असर जल क्रम पर भी पड़ता है, क्योंकि घास भी पौधा है, पौधे हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जल चक्र में या वाटर साइकिल में। तो ये भी देखा जाता है कि पेड़ों को काटने पे प्रतिबंध लगाएं, और जो चराई है उसको भी थोड़ा रोकें। तो वहां पे सूखे वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि घास हो, पेड़ पौधे हो। अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है जिससे घास और पेड़ पौधों पे बुरा असर पड़ रहा हो तो ऐसी गतिविधि को रोकना बहुत जरूरी है। वाटर
इंटेंसिव क्रॉप की जगह लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप की और हमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स वो होते हैं जिनमें पानी की कम खपत हो और वो इसीलिए खेती के लिए सही होते हैं सूखे वाले इलाकों में। अभी हमने सतह वाटर से जुड़ी दो मुख्य समस्याएं देखी, जल विवाद और दूसरा सूखा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लड्स। फ्लड मतलब बाढ़ आना। तो जो बाढ़ है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पूरा एरिया पानी से भर जाता है और पूरा का पूरा जमीन पानी में सबमर्ज हो जाती है। सो फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्ज लैंड। तो पानी इतना एकत्रित हो जाता है कि वहां के जो प्रॉपर्टी है या जो जल जीवन है उसको नुकसान पहुंचता है। तो बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें अत्यधिक पानी के भरने से जल जीवन भी प्रभावित होता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचता है। अब जल के कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण है अत्यधिक वर्षा यानी कि हेवी रेनफॉल। अब अत्यधिक वर्षा क्यों होती है? तो पहला हो सकता है कि कहीं पर इरेगुलर मॉनसून पैटर्न हो। तो मॉनसून के जो बादल होते हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ज्यादा दबाव वाले एरिया से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ मूव करते हैं। कई बार देखा जाता है कि अगर धरती पे या कोई लैंड है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाए या गर्म हो जाए तो वो एक लो प्रेशर जोन में तब्दील हो जाता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा मानसून के बादल एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रोसेस में जो एरिया होगा वहां पर ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। दूसरा हेवी रेनफॉल का रीजन है क्लाइमेट चेंज। धरती पर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती ही जा रही हैं। पेड़ों के कटने से, वाहनों आदि के अत्यधिक उपयोग होने से ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें अत्यधिक बढ़ गई हैं। इन गैसों के बढ़ने से जो सोलर रेडिएशंस हैं या जो सूरज की गर्मी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है और ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। अगर धरती का तापमान बढ़ जाएगा हरित गैसों की वजह से तो काफी सारे फिनोमिना पर इसका बुरा असर पड़ता है और इसका एक फिनोमिना यानी कि रेनफॉल पर भी गलत असर देखा जाता है। तो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि कुछ जगह ज्यादा वर्षा होती है और कुछ जगह बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है। तो ज्यादा रेनफॉल को जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ा जाता है। तीसरा, अर्बन हीट आइलैंड्स। आजकल स्थिति यह है कि जितने भी शहर हैं जैसे कि बेंगलोर, चेन्नई और अन्य शहर, वहां पर अत्यधिक बारिश देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी अर्बन हीट आइलैंड्स हैं या जो भी शहर हैं वो अर्बन हीट आइलैंड्स की ओर परिवर्तित होते जा रहे हैं। शहरों में ज्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं। दूसरा, जो पेड़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मिट्टी की जगह वहां पर सीमेंटेड फ्लोर होता है। तो सीमेंटेड फ्लोर, इमारतें और ग्लास पैनल्स, इनमें बहुत ज्यादा जो सोलर रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो सोलर रेडिएशंस के एब्जॉर्ब होने से शहर आजकल कम दबाव वाले इलाके में परिवर्तित हो जाते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि मॉनसून ज्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव की ओर मूव करते हैं, इसीलिए शहरों में कम दबाव होने के कारण बादल वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और बहुत बारिश आजकल हमें देखने को मिलती है। तो ज्यादा बारिश होने का कारण अर्बन हीट आइलैंड से भी जोड़ा जाता है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है शहर में ग्लास, इमारतें और सीमेंट के होने की वजह से अत्यधिक सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होती है और सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होने से वहां पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है जो कि मॉनसून और अन्य बादलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ज्यादा बादलों के एकत्रित होने से बारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कारण बाढ़ का देखा जाता है कि बाढ़ या पानी तब एकत्रित होता है जब जितना भी पानी बारिश से आ रहा है वो धरती में नहीं समा पा रहा। तो लेस पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड इज द सेकेंड रीजन बिहाइंड फ्लड। तो जितना भी पानी है अगर वो मिट्टी में ना जा पाए और वहीं एकत्रित रहे, जमीन पर ही एकत्रित रहे, तो इस स्थिति में बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका कारण है कंक्रीट ग्राउंड। तो ज्यादातर शहरों में आजकल पेड़ पौधे तो काटते हैं और कंक्रीट यानी कि सीमेंट का ग्राउंड बनाया जाता है। तो सीमेंट का अगर ग्राउंड होगा तो पानी डेफिनेटली मिट्टी के थ्रू पास होकर नीचे भूमिगत जल में नहीं जा पाएगा।
तो इसीलिए पानी वहीं एकत्रित रहेगा और आर्थिक नुकसान होने की ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई की वजह से जो मिट्टी है वो बहुत ही अनस्टेबल रहती है काफी सारे इलाकों में। दूसरा जो सॉइल होती है पेड़ों की वो मिट्टी को बांध के रखती है। अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये देखा जाएगा कि मिट्टी उतनी ज्यादा ढीली होगी और पानी, बारिश का जो पानी है वो भी मिट्टी के साथ बहकर चला जाएगा। तो हमारे जितने भी पेड़ हैं वो उनकी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत होती हैं और मिट्टी को बांध कर रखती हैं। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो इससे देखा जाएगा कि जितनी भी मिट्टी है वो भी बह जाएगी और बारिश भी बह जाएगी। बारिश का पानी नीचे ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल में नहीं मिल पाएगा। तीसरा कारण है डैमेज टू फ्लड प्लेन। तो जो बारिश से पानी आता है वो मिट्टी में इसलिए भी नहीं समा पाता कई बार क्योंकि हम फ्लड प्लेन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लड प्लेन्स होते हैं नदी के आसपास के इलाके। तीसरा कारण है डैमेज टू फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन वो इलाके होते हैं नदी के आसपास जिसमें मिट्टी बहुत एब्जॉर्ब कर सकती है पानी। तो यहाँ पे ऐसी मिट्टी होती है जो पानी को बहुत सोख सकती है अपने अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि नदियों के आसपास का इलाका फ्लड प्लेन तो है, इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आर्थिक उन्नति करने के लिए हम इन फ्लड प्लेन्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। नदी के आसपास हम इमारतें बना देते हैं, घर बना देते हैं। तो अगर बारिश होती है और नदी का जल स्तर ऊपर उठता है और पानी बाहर निकल जाता है नदी से, तो फ्लड प्लेन ना होने की स्थिति में वहां बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमारी नदियों के आसपास जो भी फ्लड प्लेन्स हैं उन्हें हम ठीक तरीके से सुरक्षित रखें, वहां पर इमारतें और निर्माण ना करें क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है पानी को सोखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे केस अध्ययन 1, उत्तराखंड बाढ़ त्राही 2013। तो उत्तराखंड एक धार्मिक स्थल है जहां पर बहुत सारे पिलग्रिम एरियाज हैं जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन सभी इलाकों में बहुत सारे पर्यटक हर साल इन मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। 2013 में उत्तराखंड इलाके में एक बहुत बड़ी त्राही आई। त्राही इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वहां का पूरा एरिया ही नष्ट हो चुका था। सिर्फ एक केदारनाथ मंदिर को छोड़कर वहां पर सारी इमारतें तहस नहस हो गई। सब पेड़ वहां से बह गए और मिट्टी भी ढलान के द्वारा नीचे आ गई। तो उत्तराखंड जो फ्लड ट्रेजेडी है उसमें काफी सारे घर टूटकर नीचे गिरे। जो गंगा नहर है उस इलाके के आसपास बसे काफी सारे गांव तहस नहस हो गए। बहुत सारी मूर्तियां टूट गई और धार्मिक स्थल पर बहुत बुरा नुकसान हुआ। तो आइए समझते हैं कि उत्तराखंड बाढ़ त्राही क्यों आई। तो इसका पहला कारण है इर्रेगुलर मॉनसून इन 2013। 2013 के दौरान जो उत्तराखंड में बारिश हुई थी वो इर्रेगुलर थी। इर्रेगुलर को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल मॉनसून कैसे आते हैं। तो भारत में जो मॉनसून के बादल हैं वो बे ऑफ बंगाल से बनते हैं और बे ऑफ बंगाल एक हाई प्रेशर यानी कि ज्यादा दबाव वाला स्थान है। इसलिए यहां से जो बादल आते हैं वो नॉर्थ ईस्ट की साइड जाते हैं और वर्षा करते हैं। जैसे कि चिरापुंजी, असम, यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है। यहाँ पर बरसने के बाद बादल आगे नॉर्थ के स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर मूव कर जाते हैं। उत्तराखंड में बादल जो है वो हिमालय पर्वत से टकराते ही बहुत सारी वर्षा करते हैं। परंतु 2013 में ये मॉनसून पैटर्न में गड़बड़ देखी गई। गड़बड़ी यह थी कि उस समय उत्तराखंड का जो इलाका था वो ओवरहीटेड था यानी कि बहुत ज्यादा गर्म था। बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण जो बे ऑफ बंगाल से बादल थे वो नॉर्थ ईस्ट ना जाकर सीधे उत्तराखंड पर एकत्रित हो गए। क्योंकि जो बादल हैं वो हाई प्रेशर यानी कि ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर मूव करते हैं। इसीलिए जो बे ऑफ बंगाल से बादल थे वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना जाकर लो प्रेशर यानी कि कम दबाव वाले उत्तराखंड पर ज्यादा एकत्रित हो गए और इसी कारण वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा हुई। उत्तराखंड त्राही का दूसरा कारण है ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो इन छोराबारी ग्लेशियर।
तो उत्तराखंड में 2012 यानी कि त्राही से एक साल पहले सभी ग्लेशियर्स में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी। तो छोराबाड़ी ग्लेशियर में भी बर्फ बहुत ज्यादा थी। 2013 में जब बहुत ज्यादा बारिश हुई और उत्तराखंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीटेड था या गर्म था, इसलिए जो ग्लेशियर की जो बर्फ थी वो पिघल गई। इस ग्लेशियर की बर्फ के पिघलने से वहां से बहती मंदाकिनी नदी का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया। जल स्तर के बढ़ने से केदारनाथ पर बहुत बुरा असर पड़ा। अगर देखा जाए तो केदारनाथ एक फ्लड प्लेन है मंदाकिनी नदी का। फ्लड प्लेन हमेशा ही ठीक रहने चाहिए, उन पे निर्माण नहीं करना चाहिए। परंतु केदारनाथ एक ऐसी भी भूमि है जहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो पर्यटन के आने से वहां पर निरंतर निर्माण होता चला गया और इसीलिए मंदाकिनी का जब जल स्तर ऊपर उठा तो वहां की मिट्टी इतनी थी नहीं कि पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। यह भी एक कारण है कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा त्राही मची। तीसरा उत्तराखंड त्राही का कारण है अनप्लान्ड डेवलपमेंट। उत्तराखंड एक संवेदनशील जगह है जहां पर भूकंप और भूस्खलन दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे संवेदनशील इलाकों पे क्या निर्माण करना सही है? क्या यह सही है कि नदी के बिल्कुल किनारे पे घर के निर्माण, इमारतों के निर्माण किए जाएं? क्या यह सही है कि पर्वत की जो स्लोप है वहां पर लगातार होटल, लॉजेस और बहुत सारे घर बनाए जाएं? परंतु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है। उत्तराखंड त्राही के दौरान इस अनप्लान्ड डेवलपमेंट होने के कारण अत्यधिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, काफी सारे घर तहस नहस हुए और साथ ही साथ लोगों की जानें भी गई। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि डेवलपमेंट संवेदनशील इलाकों में बिल्कुल प्लान तरीके से हो और सोच समझ के हो। टूरिस्ट या शॉर्ट टर्म आर्थिक उन्नति के लिए हमें डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। केस स्टडी नंबर 2, केरला फ्लड ट्रेजेडी 2018। केरल भारत का दक्षिण राज्य है। यह राज्य गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है क्योंकि यह राज्य बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इस राज्य की बहुत ज्यादा है। परंतु 2018 में सारा का सारा राज्य बाढ़ की त्राही से जूझ रहा था और इस बाढ़ की त्राही के कई सारे कारण थे। पहला कारण है हेवी रेनफॉल। तो 2018 में यह देखा गया कि राज्य में बहुत ज्यादा वर्षा हुई जो कभी भी नहीं हुई। इतनी वर्षा को साइंटिस्ट ने क्लाइमेट चेंज से भी जोड़कर देखा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे के पूरे पृथ्वी का ही बैलेंस गड़बड़ होता दिख रहा है। क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं और हम फ्यूल यानी कि व्हीकल्स में बहुत ज्यादा ईंधन बर्न करते हैं। अब इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन और अनेक प्रकार की हरित गैसेस पर्यावरण में बढ़ जाती हैं। हरित गैस के बढ़ने से तापमान पृथ्वी का अत्यधिक हो जाता है। अब अत्यधिक तापमान से कुछ जगह बहुत ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है और कुछ जगह बिल्कुल सूखे की स्थिति है। तो जो बाढ़ आई केरल में 2018 के टाइम पर, उसका कारण क्लाइमेट चेंज भी है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण उस समय केरल में बहुत ज्यादा वर्षा हुई। दूसरा कारण बाढ़ का यह है कि उस समय जितने भी डैम्स यानी कि बांध थे उनको ठीक से मैनेज नहीं किया गया। डैम बहुत जरूरी है बिजली बनाने के लिए। डैम में पानी स्टोर किया जाता है और एक ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर दिया जाए। परंतु ये जो डैम्स है इनमें बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तो अगर बारिश ज्यादा होती है तो जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए कि बाढ़ मतलब जो बांध है, डैम्स है, उनका पानी धीरे धीरे निकाल दिया जाए। परंतु केरल में 2018 में जब इतनी तेज बारिश आई तो डैम्स पूरे के पूरे पानी से फिल हो चुके थे। अब इतने फिल होने के बाद जब पानी एक साथ निकला तो उसने लो लाइंग एरिया यानी कि नीचे बसे काफी सारे गांवों को बिल्कुल सबमर्ज कर दिया। तो कहा जाता है कि उस समय 2018 में डैम मैनेजमेंट ठीक नहीं था और इसकी वजह से एकदम एक साथ बहुत सारा पानी जब नीचे गिराया गया बांध से तो सारे के सारे नीचे बसे गांवों पर बहुत बुरा असर देखा गया। तो केरल में 62 मेजर डैम्स है। 36 मेजर डैम्स स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। 20 डैम इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। 2 डैम ऐसे भी हैं जो स्टेट वाटर अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं।
4 बांधों को तमिलनाडु मैनेज करता है। इनमें से जितने भी बांध वाले एरियाज थे, जैसे कि वायनाड, मल्लापुरम, पालक्कड, इन सब एरियाज में बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं डैम के मिसमैनेजमेंट को भी केरल की बाढ़ से जोड़ा जाता है। So some of the badly affected areas have dams which were managed by Kerala government. तो ज्यादा से ज्यादा जो फ्लड वाले एरियाज थे वो वही थे जहां पर डैम का मिसमैनेजमेंट हुआ। केरल फ्लड ट्रेजेडी का तीसरा कारण है रिजेक्शन ऑफ गाडगिल रिपोर्ट। तो जो वेस्टर्न घाट एरिया है उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जैसे इलाके आते हैं। तो केरला भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। वेस्टर्न घाट भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर जलवायु बहुत अच्छी है, साफ है, साथ ही साथ पेड़ पौधे बहुत है, जीव जंतु बहुत ज्यादा है। तो वेस्टर्न घाट की जो विविधता है जीव जंतुओं की, उनको बचाने के लिए बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स देखे गए थे 1980 में, जैसे कि साइलेंट वैली मूवमेंट, सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट और एपिको मूवमेंट। इन मूवमेंट के बाद जो जीवन है, मतलब जो जीव जंतु है उनको सुरक्षित किया गया। जैसे एपिको मूवमेंट में तो लोगों ने बिल्कुल पेड़ों को हग करके, जैसे चिपको में हुआ था वैसे ही पेड़ों को हग करके बचाया कटने से। सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए था। साइलेंट वैली केरला का मूवमेंट था जिसमें लोगों ने एक बांध का विरोध किया था, क्योंकि बांध बनने से बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बुरा असर पड़ने की संभावना थी। तो अब 1980s में देखा जा रहा था कि वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट मूवमेंट शुरू हुए थे। तो वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए एक कमिटी बनाई सरकार ने, जिसको हम बोलते हैं गाडगिल कमेटी। इस कमेटी के अनुसार निर्णय यह लिया गया कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट बहुत संवेदनशील है और इसको बचाने के लिए हमें जरूरत है कि कोई भी वहां पर विकास कार्य ना हो। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो सिर्फ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए ही होना चाहिए। परंतु इससे विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए दूसरी एक कमेटी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं कस्तूरी रंगन कमेटी। इस कमेटी के अनुसार वेस्टर्न घाट पूरे के पूरे जरूरी नहीं है सुरक्षित करने के लिए, बल्कि इस कमेटी ने विशेषकर ध्यान दिया कि जो नेचुरल लैंडस्केप है 37% वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है और उसको बचाने के लिए कार्य होना चाहिए। परंतु 63% एक कल्चरल लैंडस्केप है, वहां पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, वहां पे खेती भी हो रही है। तो इस जो नई कमेटी बनी उसके अनुसार कल्चरल लैंडस्केप यानी कि वेस्टर्न घाट का 63% एरिया हम यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट में। तो इसके बाद डेवलपमेंट होता रहा, पेड़ कटते रहे। अब पेड़ों के कटने से देखा जाता है कि मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है। पेड़ों की जड़ बहुत मिट्टी को बांध के रखते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल पे भी असर पड़ता है और मिट्टी भी ढीली हो जाती है और बह जाती है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो केरल में जो बाढ़ आई उसका कारण कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई भी है। और पेड़ों की कटाई इसलिए हुई क्योंकि जो राज्य केरल है उसने गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी पूरे वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए उसको रद्द कर दिया और वहां पर विकास कार्य करते रहे। तो पेड़ कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए। तो जल एक सीमित स्रोत है, स्पेशली साफ जल पूरी पृथ्वी पे बहुत कम है। धरती आजकल जलवायु परिवर्तन से और बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रही है जिसकी वजह से जो जल है वो निरंतर कम होता जा रहा है। सूखे की स्थिति बढ़ रही है और अकाल और ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है जिसमें पानी की निरंतर कमी होती जा रही है। अगर पानी की कमी होगी तो जल विवाद भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ सूखा आने के जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। ऐसे में जरूरत है कि हम प्रण करें कि हमारे जो आसपास पानी है उसे हम बिल्कुल सही तरीके से ही प्रयोग करें। पानी को बचाएं, जितना ज्यादा हो सके संरक्षित करें, साथ ही साथ पानी को वेस्ट होने से या बेकार में बह जाने से रोके, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले सालों में पानी की शॉर्टेज हो सकती है। तो जरूरी है कि हम आज से ही पानी को सही प्रकार से इस्तेमाल करें। तो आइए प्रण करते हैं कि पानी को हम वेस्ट नहीं होने देंगे और साफ पानी जो इतना कम है उसका हम सही प्रयोग करेंगे।